तो कल हमारा ये वाला जो एरर था ना, वो एरर था कि हम यहाँ पे जो मोंगोडीबी, अब आवाज ना आए यार, देख लो टाइम पहले काफी लेट हो गए हैं। ये वाला इन चीजों का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जो सर्वर है ना, सर्वर के ऊपर रिक्वायर्ड वाला ही काम हो, इंपोर्ट वाला ना हो। ठीक है, वो इंपोर्ट वाला रिएक्ट में ये कॉपी पेस्ट किया था, उस वजह से वो एरर पता नहीं चला हमें। तो ये वाला मॉडल सबका बन गया है। उसके बाद हम थे इस यूजर राउट में, तो इसकी रिक्वेस्ट हमने भेजी थी पोस्टमैन से। जी नहीं, उसका कोई इशू नहीं है, सेम ही है वो। आपने वो यूज करना है, वो यूज करना है। लेकिन ये एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। हाँ, वो यूनिक के लिए लगाया होगा, तो डाटा चेंज करके सेंड कर लें। अच्छा, हमने क्या करना है अब, आवाज जो है वो कम हो जाए और इधर फोकस कर लें। हमने क्या करना है कि डाटा जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटाबेस में भेजना था कल, जिसके लिए हमने यहाँ पे यूजर का मॉडल क्रिएट किया था। मॉडल हमने कहा था कि जब भी हमने कोई नया डाटा डेटाबेस में ऐड करना है, तो हमने उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करना है। जब भी आपको डाटा भेजना है, तब तब आपने क्या करना है, एक मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने अब डाटा भेजना यूजर का, जो कि यूजर है रजिस्टर के लिए या साइन अप के लिए डाटा भेजेगा, तो हमने उसके लिए एक राउट क्रिएट कर लिया और उसके साथ हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया। और जो डाटा हम भेजते हैं उसी के रेलिवेंट मॉडल क्रिएट होता है। मैंने पीछे से भेजना है नेम, ईमेल और पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे वही इनपुट फील्ड्स रख के इसका मॉडल क्रिएट कर दूंगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड। इसके अंदर जो ऑथेंटिकेशन है, जो वैलिडेशन आपने करनी है, वो एक्स्ट्रा जो मोंगोज प्रोवाइड करता है, यानी ट्रू करना है, उसको यूनिक करना है, उसको ट्रिम करना है, वो इसमें भी मिल जाता है। और वो हमने वैलिडेटर से भी सीख लिया है। वैलिडेटर भी हमें इस बात का बता देता है कि हम उसको वहां पे वैलिडेट कर लें या फिर यहाँ पे वैलिडेट, आपकी चॉइस है, आपने वहां पे वैलिडेट करना है या यहाँ पे। वहां पे वैलिडेट करना ज्यादा सूटेबल इसलिए है क्योंकि रिक्वेस्ट डेटाबेस में जाने से पहले वैलिडेट करना जरूरी रहता है। ठीक है, यहाँ पे आके वैलिडेशन करोगे तो मे भी हो सकता है कोई चीज मिसिंग हो जाए, लेकिन वहां पे वैलिडेट होगा, अगर कुछ मिसिंग भी होगा तो यहाँ पर मजीद फिर उसको अगेन वैलिडेट कर लेंगे, जो रह गया वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। अच्छा, नहीं, अगर आपने यूजर्स के लिए, मतलब यूजर वाला डाटा जो है, आपको बताएगा यहाँ से यूजर ने रजिस्टर करना है या लॉगिन करना है, उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करना है आपने। हर दफा उसकी रिक्वेस्ट इधर आएगी, ये वाला मॉडल उस यूजर के लिए जनरेट होगा और उस यूजर को जनरेट करवाएगा डाटा से। आपने अगर मिसाल के तौर पे आप हमारा नेम, ईमेल और पासवर्ड, अब आपने वहां से पीछे से कुछ एज ऐड कर दी है, डेट ऐड कर दी है, फादर नेम ऐड कर दिया फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे आपने फील्ड बढ़ा देनी है और बता देना है कि अगर फादर नेम आएगा तो उसकी टाइप क्या होगी, वो डाटा किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग टाइप का आएगा। एज आएगी तो वो एज क्या है, नंबर टाइप की आएगी, तो उसकी टाइप बता देनी है कि वो नंबर होगा। तो बस वो वाले आपने बढ़ा देने, यहाँ पे बाकी सारा कुछ सही है। यानी जो डाटा आप पीछे से भेज रहे हो वो मॉडल्स में होना चाहिए, और फिर यही सेम एज इट इज डेटाबेस में चला जाएगा। और लास्ट पे आपने ये वाली चीज जो है वो जरूर लगानी है, टाइम स्टैम्प थ्रू करके, ताकि वो पता चल जाए कि किस टाइम के ऊपर डेटाबेस में ये डाटा आया है। अक्सर ये भी सर्चिंग के अंदर काम आता है कि हम देख सकते हैं कि कब ये डाटा डेटाबेस में एंटर किया गया। तो अब हम करके देख लेते हैं डाटा की एंट्री, जो कि डेटाबेस में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक डाटा है जो कि हम जेसन से सेंड करते हैं। ठीक है, ये सबको पता है ना। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं पोस्ट, यहाँ पे बॉडी, बॉडी में रा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है जिनमें से हमने जेसन सेलेक्ट करना होता है। अब जेसन का डाटा आपको पता है कि ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, दोनों तरफ जो है वो डबल कोट्स, और की के ऊपर भी डबल कोट्स और वैल्यूज भी। हम यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड सेट करेंगे। अगर यहाँ से गलत होगा तो वैलिडेटर उसको डिटेक्ट करेगा और एरर भेजेगा, अगर ठीक होगा तो डेटाबेस में डाटा चला जाएगा। तो यहाँ पे कल मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया डेटाबेस में, आप लोग चले गए थे। मोंगोडीबी को सर्च कर लेना है आपने, और यहाँ पे आपने इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ये वही जहाँ पे हमने मोंगोडीबी का सेटअप किया था।
ये कौन सा लॉगिन किया हुआ है? इसमें था वो। यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ है डेटाबेसेस, और इसमें आ जाना है आपने क्लस्टर में। हमने क्लस्टर क्रिएट किया था ना, हमारे क्लस्टर का नाम था क्लस्टर 0, याद है? यहाँ से हम डेटाबेस यानी अपना क्लस्टर जो है वो कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर अगर ब्राउज कलेक्शन में आ जाए तो यहाँ पर वो जो डेटाबेस एक्चुअल में जो आपका डाटा है वो होता है यहाँ पे। हमारी डेटाबेस का हमने यहाँ पर env का वेरिएबल अगर देखें तो env के वेरिएबल में हमने डेटाबेस का नाम सेट किया था यहाँ पे IBM, ठीक है? और यहाँ पे डेटाबेस में IBM के नाम से हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। जब मैंने कल रिक्वेस्ट सेंड की थी तो उसके अंदर हमने जो मॉडल क्रिएट किया था वो कौन सा मॉडल था? वो हमने जब मॉडल क्रिएट किया था तो मॉडल को सबसे लास्ट पे एक नाम दिया था, ठीक है? तो यूजर्स के नाम से वो मॉडल मेरा डेटाबेस में क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर जो एस है ना, ये मोंगोडीबी खुद ऐड कर देता है। जब भी आपने मॉडल्स क्रिएट करने हैं आपने सिंगुलर नेम के साथ क्रिएट करने हैं। जैसे कि प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट्स का एस जो है वो मोंगोडीबी खुद ऐड कर देगा प्रोडक्ट्स के नाम से। जैसे मैंने वहां पे क्या लिखा हुआ यूजर, तो यहाँ पर उसने एस खुद ऐड कर दिया, तो ये यूजर्स का मॉडल यानी यूजर्स की डेटाबेस है। तो इसमें तमाम जो रिकॉर्ड आएंगे वो किसके आएंगे? यूजर्स के आएंगे। मैंने यहाँ से एंट्री सेट की थी, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, और उसके बाद ये है क्रिएटेड है, ठीक है? वो जो टाइम स्टैम्प बताया ना उसने कि आपने ये 2025 11 ये सारा टाइम है और इसमें डेट है। अगर इसको मजीद खोल के चेक करेंगे तो इसमें डेट भी निकल आएगी, इसमें से टाइम भी निकल आएगा। वो टाइम स्टैम्प इसलिए लगाया। अब ये वाला रिकॉर्ड मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, डेटाबेस में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ, सर्वर को रन कर लिया हमने। अब हमने यहाँ से रिक्वेस्ट करनी है, और जब हमने यहाँ से रिक्वेस्ट करनी है यूजर कंट्रोलर राउट्स के पास आएंगे तो कंट्रोलर यहाँ पे क्या कर रहा है? डाटा को डेटाबेस में ऐड कर रहा है। उसके बाद हमने क्या कहा? जब ये वाला डाटा वो डेटाबेस में ऐड कर देगा, यहाँ पे डाटा ऐड करने के बाद यूजर डॉट सेव, ठीक है? उसके बाद वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा एक रिस्पॉन्स जिसका स्टेटस होगा 201। 201 स्टेटस तभी जाता है जब आपकी कोई चीज क्रिएट की जाती है। प्रोडक्ट क्रिएट हो गई, ऑर्डर क्रिएट हो गया, यूजर क्रिएट हो गया, कुछ भी जब आप क्रिएट करते हो, जो डाटा आप भेज रहे हो वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया डेटाबेस में, तो इसका मतलब 201 वो क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद हम उसको रिस्पॉन्स भेज दिया जेसन में, तो मैंने मैसेज भेज दिया कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमने ये वाला जो यूजर है इसको नेम, जो फ्रंट एंड ये जो मैं यूज कर रहा हूँ पोस्टमैन, ये आप वो यूज कर रहे हैं जो मैंने रिएक्ट के अंदर फॉर्म यूज करना है। फॉर्म्स में वैल्यू लिखनी है ना, तो सबमिट पे क्लिक करना है, तो वो वहां से भेजना है, वो अभी तक हमने नहीं किया। मैं अभी जस्ट इस एनवायरनमेंट से कह रहा हूँ कि फ्रंट एंड वाला काम करो। यहाँ पे मैंने डाटा दे दिया, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, हम यहाँ से इसको सेंड की रिक्वेस्ट भेज देते हैं, और मुझे उसने दो तीन चीजें रिटर्न कर दी। उसने क्या कहा? यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये वही रिस्पॉन्स है जो मैंने यहाँ पे उसे बताया है ना उसे। किस किस को समझ आ रहा है ये? यहाँ पे जब मैंने कहा कि तुमने काम कर लेना, उसके बाद तुमने मुझे एक रिटर्न करना है रिस्पॉन्स, तो वो रिस्पॉन्स में मुझे क्या भेज रहा है? स्टेटस 201, और जेसन में एक मैसेज के यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और जो यूजर क्रिएट किया है वो मैंने इसमें ले लिया कि कौन सा यूजर है जिसकी वैल्यू तुमने क्रिएट की है। अगर हम पोस्टमैन में आए तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 201 क्रिएटेड। तो ये वही स्टेटस है जो मैंने पीछे से भेजा है कि जब क्रिएट होगा तो ये वाला स्टेटस आएगा। उसके बाद उसका टाइम बता रहा है कि इतने मिली सेकंड में ये वाली रिक्वेस्ट हैंडल की गई है, और उसके बाद यूजर्स को मैंने कहा प्रिंट करवाया हुआ है। तो उस यूजर में मुझे क्या मिल रहा है? पूरे का पूरा यूजर, जिसमें नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, उसकी आईडी है, और क्रिएटेड ऐड है और अपडेटेड ऐड, ठीक है? अब क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड
ये वाली चीजें उसने कैसे क्रिएट की हैं, जब मैंने टाइम स्टैम्प लगाया। लेकिन ये वाली जो आईडी उसने जनरेट की है मोंगोडीबी ने, ये खुद ऐड की है। आप जब भी कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में ऐड करते हो तो आप उसके साथ आईडी नहीं लगाते, आईडी डेटाबेस खुद उसके साथ लगाती है। ठीक है, वो यूनिक आईडी उसके साथ लगाएगी। तो अब अगर हम डेटाबेस में जाके देखें, सर डेटाबेस ये टोकन सिस्टम यूज करती है पीछे से नेक्स्ट पे नेक्स्ट और डिफरेंट आईडी वो उनके पास कोई फंक्शन होगा जो ऑटोमेटिकली, यही होता है ना। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आईबीएम में यूजर्स के अंदर आएंगे तो हमारे पास ये जो रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया था वो एक रिकॉर्ड डेटाबेस में आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात की। सक्सेसफुली डाटा जो है वो डेटाबेस में जा रहा है, यानी हमारा फ्लो कंप्लीट है, कोई एरर नहीं आ रहा। अब कोई भी डाटा जो हम फ्रंट एंड से डेटाबेस को देंगे वो डेटाबेस में जाएगा विदाउट एनी एरर। फ्लो करते हैं, अभी हमने पूरा प्रोसेस इसका करना है, उसमें फ्लो समझ आ जाएगा। अभी तो जस्ट मैंने आपको जस्ट ये दिखाया है कि डेटाबेस में डाटा जाएगा कैसे, हमने एक फ्लो पूरा करना है जिसमें साइन अप और लॉगिन की पूरी रिक्वायरमेंट्स समझ आ गई बात की। अब हमने करना ये है कि अब हम किसी यूजर को रजिस्टर करवाते हैं, यानी साइन अप करवाते हैं। साइन अप करवाने के लिए हमने क्या करना है, इसको एज अ फ्रंट एंड यूज करना है पोस्टमैन को। अभी हमारे पास फ्रंट एंड में फॉर्म्स वगैरह नहीं पड़े हुए, यानी कि उसका कोई फ्लो नहीं पड़ा हुआ। अगर उसको क्रिएट करेंगे तो मे भी सारा लेक्चर उसमें लग जाए। हम उसको बैकएंड तैयार कर लेते हैं, फ्रंट एंड हम यहाँ से सीख लेते हैं, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि उसका जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है ना उसको और बैकएंड को जोड़ेंगे। अभी हम पोस्टमैन से कर रहे हैं, डेटाबेस हमारा रेडी है, सर्वर हमारा रेडी होगा, हमने जस्ट रिएक्ट पे जाके अपना काम करना है, वहां से रिक्वेस्ट भेज देंगे और डाटा अंदर डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो फ्रंट एंड के लिए हम उसको यूज कर लेंगे। अच्छा, हमने जब रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से कॉल करनी है तो हमें पता है कि सबसे पहले कौन सी फाइल चलनी है, सर्वर, जिस फाइल में सर्वर क्रिएट किया गया। अब ये वाली फाइल जब चलेगी तो इस फाइल में हमने क्या डिफाइन किए गए हैं, राउट्स डिफाइन किए हैं। मैंने यहाँ पे सर्वर डॉट यूज और उसमें बताया है कि यूजर राउट्स के नाम से मेरे राउट्स होंगे वो तुमने चलाने हैं। तो इन इन राउट्स पे जब वो रिक्वेस्ट आएगी तो इनके अंदर हमने पाथ डिफाइन किया होता है कि आपने इस तरह इस राउट के ऊपर उस डाटा को लेके आना है, स्लैश रजिस्टर्ड स्लैश यूजर स्लैश प्रोडक्ट्स, इस तरह का। अब मैंने जो राउट क्रिएट करना है वो साइन अप के लिए करना है। साइन अप के लिए दो चीजें यूज होती हैं, या तो रजिस्टर बोलते हैं उसे या तो साइन अप बोलते हैं। अब ये वाला राउट साइन अप के नाम से क्रिएट कर लो या रजिस्टर के नाम से क्रिएट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने राउट किस नाम से डिफाइन किया है। मैंने रजिस्टर के नाम से कर लिया तो मैं इसको साइन अप ही समझ रहा हूँ, रजिस्टर ही समझ रहा हूँ। अब रिक्वेस्ट आनी है यहाँ पे, उसके बाद हमने डाटा को क्या किया है, वैलिडेट किया है, रोका है उसको। उसके बाद हमने रजिस्टर का कंट्रोलर बनाया था। आप सारा कोड इधर भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या आ रहा था, फंक्शन आ रहा था, वो फंक्शन उठा के हमने कंट्रोलर में डाल दिया, जो कि हमारा यहाँ से लेके नीचे तक का कोड मैंने वहां पे कॉपी पेस्ट किया था। याद है सब लोगों को? ये वाला फंक्शन जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है वो आपको यहाँ पर मिल रहा होता है, मिल रहा होता है ना। वो पूरा फंक्शन का कोड मैंने उस फाइल में से निकाल दिया ताकि राउट्स की फाइल जो है वो नीट एंड क्लीन मुझे समझ आए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कंट्रोलर्स अलग हो गए, राउट्स अलग हो गए, मॉडल्स अलग हो गए। अब हर डाटा रीड करना आसान है सबके लिए। तो जब उसको इस राउट पे रिक्वेस्ट आएगी तो वो डाटा को वैलिडेट करने के बाद ये जो रजिस्टर का कंट्रोलर है इसके पास एक्सेस भेज देगा, जो कि ये है। तो रिक्वेस्ट के अंदर जो डाटा उसने भेजा होगा वो आपको इस रिक्वेस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद उसने यहाँ पे वो वैलिडेशन लगाई हुई है, वैलिडेशन रिजल्ट्स। अगर एरर्स आते हैं तो फिर अगर एरर दिखाने हैं, अगर एरर नहीं आते तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है, डाटा सही आ रहा है। आगे डाटा को जो करना है वो करना है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने उसको साइन अप करवाने की कुछ लॉजिक्स लगानी है। यहाँ पे ट्राई कैच का पता है, ट्राई कैच क्यों यूज करते हैं, ताकि एरर्स आने के चांसेस बिल्कुल कम से कम हो जाए। हमने यहाँ पर डाटा को वैलिडेट करवाने के बाद ये काम करना है कि लॉजिक बनानी है। पहली लॉजिक साइन अप के लिए क्या हो सकती है, सबसे पहली लॉजिक हमने ये देखनी है कि ये जिस ईमेल से साइन अप किया जा रहा है, क्या ये वाला साइन अप पहली दफा हुआ है या ये पहले भी बंदा साइन अप है। तो हमने वो ईमेल चेक करनी है कि ये ईमेल मेरी डेटाबेस में अगर पहले से मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बंदे ने पहले भी साइन अप किया हुआ है। अगर मेरी डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता तो मैं ये समझूंगा कि ये नया यूजर है, नई ईमेल आ रही है, जिसको साइन अप करवा दिया जाए। यही होगा ना।
तो अब ये काम करने के लिए हमने यहाँ पर यूजर मॉडल जो है वो क्रिएट किया हुआ है। यूजर मॉडल आपकी एज अ डेटाबेस काम कर रहा है। यहाँ पे हमने कल भी देखा था, जो स्कीमा और मॉडल क्रिएट किया है वो इस कोड के अंदर आपकी डेटाबेस है। तो मैं यहाँ पे उस डेटाबेस में से एक चीज निकालने की कोशिश करता हूँ कि जो ईमेल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कोई भी वेरिएबल मैंने जनरेट कर लिया, तो अब हम उसे कहते हैं कि जो यूजर मॉडल मेरा डेटाबेस है इसमें से जाओ और फाइंड करो उसमें। ये एक फंक्शन है किसी भी चीज को डेटाबेस में चेक करने के लिए। यूजर मॉडल आपकी डेटाबेस है और मैं कह रहा हूँ उसमें जाओ और फाइंड करो एक चीज, फाइंड वन, एक एंटिटी चेक करो। उस एंटिटी को मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। वो एंटिटी कौन सी एंटिटी है, मैं कहूंगा, अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं तो डेटाबेस में हमारे पास यहाँ पर आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। ये हमारी एंटिटीज है, ठीक है। तो मैं उसे कहता हूँ कोई एक एंटिटी जो मेरी है वो चेक कर लो। मैं यहाँ पर कोड में आके उसे बताऊंगा कि फाइंड वन करो ईमेल। तुमने ईमेल फाइंड करनी है। उसके पास तीन चार चीजें हैं ना, आईडी, नेम और ईमेल। अब मैं उससे बोलता हूँ कि तुमने जो ईमेल चेक करना है वो ईमेल, वही वाली ईमेल तुमने मैच करनी है जो ईमेल मैंने पीछे से भेजी है साइन अप करते वक्त। मैं साइन अप करूंगा तो यहाँ पर आके मैं नेम लिखूंगा, ईमेल लिखूंगा और पासवर्ड लिखूंगा, ठीक है। अब ये वाली जो ईमेल मैं भेज रहा हूँ ना, उसको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जाओ और ईमेल जो मैंने भेजी है ना, और तुम्हारी डेटाबेस में भी एक ईमेल का कीवर्ड क्रिएट हो रहा है, उसमें भी ईमेल्स आती है। सारी ईमेल्स अपनी मेरी इस ईमेल के साथ मैच करके चेक करके आओ कि कोई इसके साथ मैच होती है या नहीं। अगर होती है तो वो बता देगा कि ये ईमेल तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो हम उसको क्या फिर मैसेज शो करवाएंगे कि ईमेल इज ऑलरेडी टेकन। ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे पास, ये साइन अप नहीं कर सकता, इसको लॉगिन करवाओ। तो यहाँ पर हमने उसे क्या बता देना है कि वो जो ईमेल चेक करनी है तुमने, वो ये वाला जो ईमेल मैंने लिखा है ये उसकी डेटाबेस का ईमेल है जो कि ये पड़ा हुआ है। मैं उसे बता रहा हूँ कि ये ईमेल तुमने चेक करनी है एंटिटी। उसके बाद मैं उसे यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो मेरी ईमेल है वो तुम्हें इधर मिलेगी, मिलेगी ना इधर। इस बात का किसी को समझ आया है? हमने कल यहाँ पर जो रिकॉर्ड ऐड किया है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, उसमें ईमेल हमने कैसे भेजी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में सारा डाटा आता है। तो नेम के अंदर मैंने क्या भेज दिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। तो उसके पास जो डाटा गया है वो कैसे गया है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब हम उसे कह रहे हैं कि आपके पास डेटाबेस में जो ईमेल पड़ी है ना, और मैं जो ईमेल भेज रहा हूँ वो ईमेल है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल के अंदर, ठीक है। अगर हमने ये वाला काम नहीं करना तो हम यहाँ पर ऊपर उसे ये भी बता सकते हैं, कॉन्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम उसे कौन कौन सी चीजें भेज रहे हैं। मैंने क्या उसको भेजा, डाटा, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये डायरेक्टली हम उसमें से निकाल भी सकते हैं। जैसे कि मैंने निकालना है ईमेल, तो ये ईमेल मुझे पता है मुझे किसमें मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या मिलता है, पूरा ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से नेम निकालना तो क्या करते हैं, डॉट नेम डॉट ईमेल डॉट पासवर्ड। तो वो मैंने, मुझे पता है कि जब डाटा इसमें से निकालना है तो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बार बार नहीं करूंगा, मैं एक ही दफा वो चीज उसमें से निकाल लूंगा। अब ये मैंने चीज निकाल ली इसमें से। अब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल लिखना है ना, उसकी जगह पे मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा, ईमेल, ये वाला ईमेल, ठीक है। अब ये जो ईमेल है ये उसका अपना ईमेल है जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ अपने डेटाबेस में जाओ, ये जो तुम्हारे पास ईमेल के नाम से की पड़ी है ना, उसकी वैल्यू चेक करो। वो कहता है ठीक है, किसके साथ चेक करूं, मैं कह रहा हूँ जो मैं ईमेल दे रहा हूँ इसके साथ चेक करूं। अब डेटाबेस में अगर 10 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ये वाली डेटाबेस में जाओ, यहाँ पे कितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, एक। इस जैसे अगर 10 पड़े हो तो हर रिकॉर्ड में उसको एक ईमेल मिलेगी। अभी नुमान है तो नुमान एट द रेट जो भी यूजर होगा उसकी ईमेल पड़ी होगी, वो इन 10 का रिकॉर्ड चेक करेगा। जो ईमेल मेरी उस ईमेल से मैच हो जाएगी वो यहाँ पर इसको इसमें इस वेरिएबल में सेव करवा देगा कि इसमें ये वाली जो ईमेल है ना वो डेटाबेस में मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, वो ये यूजर
डॉट ईमेल ना करना। अब मैंने जो ईमेल है वो डीस्ट्रक्चर कर लिया, वो इन्हें निकाल दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें क्या पड़ा हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर यहाँ पे मुझे अगर मेरी ईमेल लेनी है तो ये करूंगा ना, अगर हम बार बार इसको बॉडी में से कुछ चीजें निकालते हैं, डॉट नेम, डॉट पासवर्ड, डॉट एज, डॉट कुछ भी, तो मुझे पता है कि बॉडी के अंदर से ही निकालना। तो जो जो निकालना होता है ना वो आप इस तरह भी निकाल सकते हो। ईमेल मैंने, मुझे पता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, तो वो ईमेल मैंने यहाँ पे लिख देना है। अब अगर मैंने इसमें से नाम निकालना हो, नेम, तो क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। तो बॉडी के बाद आने वाली जो चीज है अगर वो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में लिख दूं तो वो इसका मतलब यही होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, तो उसने नेम यहाँ पे ले आना है। अगर मैंने यहाँ पे एक और चीज भी निकालनी है जिसको हम पासवर्ड, तो वो पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे लिख देना है। बजाय ये कि मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड करूँ, अब मैंने वो ईमेल, नेम और पासवर्ड उस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से निकाल के अलग कर दिया, करली ब्रैकेट में निकाल दिया। हाँ, इसको बोलते हैं डाटा को डीस्ट्रक्चर करना। ठीक है। अब जब भी मुझे नेक्स्ट किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो अब मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे पास डाटा यहाँ पे निकला पड़ा है, मुझे पता है कि ये ईमेल किस में से आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो मैंने भेजा हूं। तो ये वाली ईमेल मैं उसे कहता हूँ जाके अपनी ईमेल से मैच करो, अगर मैच हो गई तो वो जिस यूजर की मैच होगी उसी पूरे यूजर की डिटेल इसमें ऐड कर देगा कि ये वो यूजर है जिसका नाम नुमान है, जिसकी एज ये है, जिसका ईमेल ये है, जिसका पासवर्ड ये है, वो सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। ठीक है। अगर इसमें डिटेल आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस में थी। तो अगर डेटाबेस के अंदर ईमेल पहले से मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, फिर साइन अप करवाते हैं या लॉगिन करवाते हैं, हम उसे दोबारा साइन अप नहीं करवाएंगे, हम उसे कहेंगे कि भाई आपने पहले भी साइन अप किया हुआ है, इसलिए अब आप दोबारा साइन अप ना करो, लॉगिन वाले पेज पे जाओ, आपकी ईमेल पहले मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है जो कि साइन अप कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने उसे क्या बताना है, फिर यहाँ पे अगर हम इफ लगा दें, मैं उसे बोलता हूँ कि अगर एग्जिस्ट ईमेल, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड आएगा ना, अगर वो मिल गया उसको, मैं कहता हूँ अगर तुम्हें मिल जाए तो फिर तुमने क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न कर देना है तुमने एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस के अंदर अगर उसे मिल जाता है तो कह लो कि आपका जो है वो 200 चल गया डॉट, क्योंकि कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, अभी क्रिएट करेंगे तो उसके लिए स्टेटस अलग रहता है 201 का। तो यहाँ पे कहते हैं 200 ओके का रिस्पॉन्स आएगा कि ओके हमने फाइंड कर लिया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन। तो जेसन में हम उसे एक मैसेज बता देंगे कि ये आपका जो ईमेल है वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैसेज को लिखने के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर एक की ले लेते हैं और यहाँ पे डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट या ईमेल ऑलरेडी टेकन, जो भी आपने यहाँ पे उसको मैसेज देना है। ठीक है। अब जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो यूजर मॉडल फाइंड करेगा, उसको अगर फाइंड करते हुए ये वाली ईमेल मिल जाती है तो वो यहाँ पर इस if को ट्रू मिल जाएगा, उसको डाटा मिल जाएगा यहाँ पे, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो यहाँ से एक रिस्पॉन्स भेज देगा कि ये यूजर ऑलरेडी टेकन है, आप नई ईमेल के साथ उसको रजिस्टर करवाएं। अगर हम उसको ये वाला जो काम बोल रहे हैं ये वाला अभी हम उसको कमेंट कर दें, लेकिन मंगोलिया भी तो ऑलरेडी भेज दिया है कि भाई ये जो ईमेल या ऑलरेडी टेकन है उसमें वो डुप्लीकेट डेटा नहीं एंटर करते तो उसको नहीं बता सकते इसको जो मंगोलिया रिस्पॉन्स में भेज दिया है कि भाई एरर है डुप्लीकेट आईडी है ईमेल की आईडी चली गई तो उसी को यूज कर लेंगे कि नया रिस्पॉन्स नहीं, वो जो ये वाली जो ये जो कोड है ये हमारे कोड का प्रोसेस है कि हमने उसको वैलिडेट करना है, कि हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा ग्लिच कभी भी ना आए। कल को डेटाबेस का जो ये फॉर्मूला या फंक्शन है तो उसको कहते हैं डेप्लीकेट कर दो इसको, अगर वो कल को काम करना छोड़ देगा तो हमें फिर इसमें दिक्कत आ सकती है। तो अपनी तरफ से हम ये कोशिश करेंगे कि ये एक कॉन्सेप्ट बना ले कि अगर डेटाबेस के फंक्शंस डेप्रिकेट भी होते हैं, मिसाल के तौर पे आज वो जो कह रहा है कि मैं इसको डिटेक्ट कर लेता हूँ, कल वो कहेगा कि मैं इसको डिटेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हमारे कोड में भी वो कोड नहीं होगा,
कल को फिर डुप्लीकेशन वाला जो एरर है वो रिसीव नहीं होगा, हमें बार बार एक ही ईमेल से चीजें रिसीव होती रहेंगी। वैसे जो डेटाबेस से रिस्पांस है ये यूजर को दिखा भी सकते हैं। दिखाया तो है मैंने, यहाँ पे सेंड किया नहीं है। कौन सा? ये जो एग्जिस्ट ईमेल वाला तो अभी अभी आपने क्या दिखाना है? अभी यूजर को यही दिखाना है ना कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये भी दिखा सकते हो कौन सी ईमेल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, यही दिखा सकते हो। और क्या दिखाना है डेटाबेस में? अभी तक इस सिचुएशन के अंदर आपने यूजर को क्या रिस्पॉन्स देना है? यही रिस्पॉन्स देना है ना कि अगर ईमेल वो एग्जिस्ट करता है तो उसे डाटा तो नहीं शो करवाना, उसे सिर्फ मैसेज देना है कि ये ईमेल जो तुम लगा रहे हो वो ऑलरेडी टेकन है। तो उसमें फिर वो ईमेल दिखा दो उसको, जो वो ईमेल डाल रहा है उसको तभी पता चल रही है, वो ईमेल पढ़े तो उसको पता चल रहा है कि हाँ ये वाली ईमेल जो मैं डाल रहा हूँ ये वाली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने यहाँ पर उसको मैसेज के अंदर ईमेल जो है वो इस वेरिएबल से ले ली जो उसने एंटर की थी। अब ये भी रिस्पॉन्स में जाएगी और उसके आगे क्या है, मेरी एक स्ट्रिंग है। इस ईमेल में कौन सी ईमेल जाएगी? जो ईमेल यूजर एंटर करेगा। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज देगी। तो अब हम यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। ये वाली जब रिक्वेस्ट हम उसको भेजेंगे तो अगर ये वाला रिकॉर्ड डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो अब उसने हमें डिफरेंट रिस्पॉन्स भेजना है। तो ये वाला रिकॉर्ड डेटाबेस में ऑलरेडी है तो इसको चला के देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं दोबारा इस ईमेल के साथ जब मैसेज यानी कि साइन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे एक मैसेज भेज रहा है कि ये वाली जो ईमेल आपने लगाई है ना ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस के अंदर। कर रही है ना, क्योंकि हमने ये वाला रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर रखा है। अगर मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो वो अब दोबारा जब इसको एंटर करेंगे तो वो इसमें कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा, इसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं रिकॉर्ड को, डेटाबेस रिफ्रेश हो जाएगी। अब हमारे पास एक जो सिनेरियो है वो कंप्लीट हो गया कि अगर ऐसा होता है ईमेल एग्जिस्ट करता है तो वो यूजर को मैसेज देगा। और दूसरा सिनेरियो क्या है, इसके बाद वाला सिनेरियो क्या हो सकता है? एक तो ये है ना कि मैंने उसे बता दिया कि आपकी ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। मैं कहता हूँ अगर उसकी ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करेंगे? तो साइन अप ही करेंगे ना कि उसकी ईमेल नहीं है तो नया यूजर है उसको साइन अप करवा दो। इसमें सोचने वाली क्या बात है, एक ही सिचुएशन बचती है पीछे। तो अगर इफ ये वाला चलेगा, ये कब चलेगा? जब वो फाइंड कर लेगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं कहता हूँ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर एल्स में हम उसको ले आते हैं कि एल्स आपके पास यहाँ पर वो यूजर को क्रिएट करवा दे। अब यूजर को हमने क्या करना है, डेटाबेस में साइन अप करवाना। ठीक है, पहला प्रोसेस यहाँ पर इफ उसको रोकेगा कि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ से रिस्पॉन्स भेज देंगे। अगर ये रिस्पॉन्स नहीं जाएगा तो फिर एल्स में यूजर को साइन अप करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, अब साइन अप करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। पासवर्ड जो है वो कभी भी डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर एज इट इज नहीं फेंका जाएगा जो आप फ्रंट एंड से भेजोगे, क्योंकि पासवर्ड क्या होता है, एक सिक्योर कीवर्ड है। उसको भी हम इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटाबेस में रखते हैं ताकि कल को डेटाबेस चोरी भी हो जाए तो उसको जो पासवर्ड मिलेगा ना वो अजीब ही पासवर्ड मिलेगा, वो अगर लगाएगा भी तो वो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आगे पासवर्ड को सिक्योर करने है। पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए हमने उसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना है यहाँ पे जो इसको इंक्रिप्ट करेगा। यहाँ पे हमारे पास npm bcrypt के नाम से एक पैकेज है। हमने ये वाला पैकेज जो है वो यूज करना है, इसको यूज करके अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर npm install bcrypt, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये bcrypt हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए। हमने जो पासवर्ड है वो डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे डेटाबेस में नहीं भेजना, तो उसके लिए हमने यहाँ पर रिक्वायर कर लेना इसको, जो चीज हमने वहां पे मंगवाई है। bcrypt था, इसको इसी के नाम में वेरिएबल पे सेव करवा लेते हैं।
bcrypt और रिक्वायर भी कर लिया किसको, bcrypt को। अच्छा bcrypt करने के लिए हमें अब यहाँ पे इस पोर्शन में आना है, क्योंकि यही वो एल्स का पार्ट है जिसके अंदर सारा कोड जो है वो आगे साइन अप के प्रोसेस में जा रहा है, क्योंकि ये वाला जो इफ है ये तो फौरन से सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स दे देगा अगर उसको यूजर मिल गया पहले से ही। अब हमने सबसे पहला काम इसमें आके ये करना है कि पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना है। पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे bcrypt यूज करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, salt इज इक्वल टू, जो bcrypt मैंने यूज किया है bcrypt में से हमने एक फंक्शन यूज करना है bcrypt डॉट जनरेट साल्ट के नाम से, और इसमें हमने एक वैल्यू दे देनी है 10। ठीक है, 8 9 10 11 12 114 तक जाती है वैल्यू, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। 8 9 10, ठीक है, 11 12, ये उस हिसाब से एक साल्ट यानी कि एक स्ट्रिंग जनरेट कर देते हैं जो इंक्रिप्टेड होती है, जो समझ नहीं आती कि ये क्या कोड है। तो जो 10 जो है वो एक कह लो कि मीडियम साइज का एक स्ट्रॉन्गर वेरिएबल क्रिएट कर देता है, जिसको बाद में डिक्रिप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने यहाँ पे उसका एक जनरेट कर लिया साल्ट। उसके बाद हमने जो पासवर्ड है उसको हमने हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर देना है। ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, bcrypt को bcrypt डॉट, इसमें एक हैश का फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। इसको अब बताएंगे कि तुमने मेरा जो पासवर्ड है उसको हैश पासवर्ड यानी कि इंक्रिप्टेड पासवर्ड में कन्वर्ट करना है। तो मेरा जो पासवर्ड है वो कहाँ पे मिलेगा मुझे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड मिलेगा ना। ये पासवर्ड भी हमने ऊपर निकाल के रख लिया है, तो बजाय ये कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंपल पासवर्ड लिख दें। तो वो ऊपर से जो पासवर्ड हमने निकाला हुआ है बॉडी में से वही लेके आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो पासवर्ड यहाँ पे आ गया, मैं उसे कहूंगा ये वाला पासवर्ड जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको इंक्रिप्ट कर दो। ठीक है, और वो पूछेगा कि इसको इंक्रिप्ट करने के लिए आपने किस तरह की स्टेटमेंट को यूज करना है, यानी कितना इंक्रिप्ट करूँ मैं। इंक्रिप्शन की भी टाइप्स है, नॉर्मल इंक्रिप्ट करना है, छोटी सी लाइन क्रिएट करनी है यानी 4-5 लाइन वर्ड्स का होगा। अगर वो कहते हैं थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ानी है तो मैं एक लंबी स्ट्रिंग जनरेट कर दूंगा जिसको ज्यादा स्ट्रांगली माना जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो ऊपर साल्ट क्रिएट किया है ना वो स्ट्रिंग इसमें क्रिएट होगी। तो हमने उसे बता देना है मेरा पासवर्ड और ये जो साल्ट तुमने क्रिएट किया है इन दोनों को मिक्स करके इंक्रिप्टेड कोड जनरेट कर दो। अब मैं जो उसको पासवर्ड दूंगा बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, वो ये पासवर्ड और वो साल्ट जो उसने 10 के साथ यहाँ पे जनरेट किया ये दोनों मिलके मेरे पासवर्ड की शक्ल को चेंज कर देंगे। अब उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 नहीं मिलेगा, उसमें आपको abc xy @ पता नहीं क्या क्या मिलेगा, वो एक इंक्रिप्टेड कोड होगा, पता नहीं चलेगा पासवर्ड क्या है। उसके लिए हमने ये वाला काम किया, पासवर्ड को सिक्योर करके डेटाबेस में भेजना है। अब हमने यहाँ पे डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड उसको प्रोटेक्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे यूजर को कहना है और क्या डिटेल है, ईमेल है और पासवर्ड है। वो हम ईमेल और जो नेम और ईमेल है वो ऑलरेडी हम ऊपर से वैलिडेट करवा के लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो वैलिडेशन रिजल्ट वाला हमने फंक्शन चलाया हुआ है ये उधर चल रहा है, array के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने उसका अब जो ये नीचे काम किया है ये वाला काम अब हमने करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने उसे बताना है कि अब तुमने मेरे यूजर को क्रिएट करवाना है। सॉल्ट इसको पासवर्ड को इंक्रिप्ट करने के लिए एक इंक्रिप्टेड लाइन है जो वो जनरेट करता है, यानी कि bcrypt एक पैकेज है। सर इसके अलावा और भी है जो वैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली यही यूज किया जाता है। ये विचार रखना पड़ेगा कि हम इसको 10 से bcrypt के बाद में encrypt कर decrypt करते हुए फिर 10 यूज करें। ये 10 एक कह लो कि सिक्योरिटी है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग जनरेट करेगा। स्ट्रिंग मिसाल के तौर पे 5 वर्ड की है, अगर मैं उसको कहता हूँ कि 9 यूज करो तो वो मे बी 7 वर्ड की स्ट्रिंग जनरेट कर दे। अब मैंने उसे कहा है 10 तो मे बी उससे ज्यादा वर्ड की, यानी कि सिक्योरिटी है। ये आपके जो साल्ट है ये समझ लो कि एक अजीब सी शक्ल क्रिएट करेगा
वो शक्ल जो है वो नॉर्मल हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मोर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कुछ नंबर हैं 8 9 10 11 12 की कितनी स्ट्रॉन्ग वो जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म उसकी चाहिए आपको। तो मैं उसको कहता हूँ 10 जो है इतना सिक्योर ठीक है। तो वो अब इसकी एक खुद से साल्ट क्रिएट कर देगा, यानी स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर उसने अल्फाबेट्स ए बी सी एक्स वाई जेड कर्ली ब्रैकेट्स डैश एट द रेट पता नहीं क्या क्या लगाया होगा जिसका मेरे पासवर्ड से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और वो मेरा पासवर्ड और इस साल्ट को दोनों को मिक्स करके अजीब सी शक्ल क्रिएट करता है। अब उस सारी स्ट्रिंग में से ये जज करना कि एक्चुअल में पासवर्ड क्या हो सकता है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर वापस आने का तरीका है कि वो फिर सारा वापस आने का तरीका क्या है ना, डीक्रिप्ट उसको दोबारा डीक्रिप्ट करेगा ना जब हम उसको कहेंगे कि आप मैच करो, मैच भी तो करवाना है उसको। और या पैसे कोड लिखते हैं या पैसे कोड लिखते हैं तो फिर अगर अगर कोई ईमेल मैच नहीं करती है तो हमारा कोई भी मैच नहीं आ जाएगा। तो हालांकि मेल को पासवर्ड ऊपर ही चाहिए, पासवर्ड तो मैं चेक करने का नहीं। मैं समझाता हूँ आपको भी क्या होगा, अभी आपको समझ आ जाएगी। ये वाला काम कर लिया। अब हमने यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट है, अब हमने डाटा डेटाबेस में एंटर करवा के उसे बोल देना है साइन अप करो। साइन अप करने के लिए हमने यहाँ पर ये वाला जो काम किया हुआ है, अगर यही वाला हम ऊपर ले जाए तो यहाँ पे यूजर की सारी डिटेल, मैंने उसे कहा है कि कॉस्ट यूजर के नाम से वेरिएबल क्रिएट करो। यूजर मॉडल आपको पता ही आपकी डेटाबेस है, उसमें मैं उसे कह रहा हूँ कि तुमने क्या करना है नेम। अब नेम में क्या जाना चाहिए, यूजर का नेम। तो नेम कहाँ पे पड़ा हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, या फिर आपने उसको ऊपर ही निकाल लिया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दो नेम। उसके बाद क्या है ईमेल, और ईमेल में क्या आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, तो आपने ईमेल ऊपर ही निकाल के रख ली, तो अब आप इसमें क्या भेज देना है ईमेल। अब आपका पासवर्ड जो है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, तो आपने उसको क्या भेज देना है पासवर्ड, क्योंकि आपने पासवर्ड भी ऊपर निकाल के रख लिया था। लेकिन अगर आप ये वाला पासवर्ड भेज दोगे उसको, तो वो पासवर्ड जो आपने पीछे से फ्रंट एंड से एंटर किया है वही वाला पासवर्ड डेटाबेस में चला जाएगा। हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ पे उसकी शक्ल चेंज की है ना, ये पासवर्ड अब वही पासवर्ड है। हमने कहना पासवर्ड की जगह पे तुमने वो पासवर्ड नहीं लेके जाना जो डेटाबेस में जो फ्रंट एंड से आ रहा है, जिसकी मैंने शक्ल चेंज कर दी है वो वाला डेटाबेस में लेके जाओ। अब नेम ईमेल और पासवर्ड के अंदर हैश पासवर्ड चला जाएगा। तो उसके बाद जब वो यूजर को सेव करवा देगा, अब हमने उसे बोलना है कि अब जो ये वाला रिस्पॉन्स है वो यूजर को सेंड कर दो। जी दो यूजर अपना सेम पासवर्ड एंटर करते हैं तो साइन अप करते हैं। मतलब इतने भी पाकिस्तान लिख दिया स्मॉल लेटर में, दूसरा भी पाकिस्तान लिख दिया, तो जो उनके हैश पासवर्ड होंगे वो आपस में फिर सेम होंगे, वो आपको में फिर डिफरेंट हो गए, डिफरेंट हो गए। फिर डी हैश क्या होगा? वो बी क्रिप्ट खुद करेगा ना, बी क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं तो ये उसी के काम है सारे, वो खुद क्योंकि करेगा यूजर डिफरेंट है ना सर इसलिए। क्योंकि वो ईमेल और आईडी भी देखता है। तो ईमेल भी डिफरेंट होगी, आईडी भी डिफरेंट होगी, तो उसकी बेस पे वो खुद ही जनरेट कर देता है। अब हमने उससे बोलना है कि तुमने रिटर्न कर दो रिस्पांस क्या स्टेटस 201 के यूजर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है, रजिस्टर्ड हो रहा है। और हमने जेसन में उसे क्या भेज दिया, एक मैसेज भेज दिया कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके अंदर हमने क्या भेज दिया यूजर जो कि हमने यहाँ पर उसको करवाया हुआ है कि ये वाला यूजर जो क्रिएट कर रहे हैं ये यूजर है, ये क्रिएट हो चुका है डेटाबेस में। तो अब हमने इसको चेक करना है, ये वाला प्रोसेस जो है वो हमारा साइन अप के लिए यूज हो रहा है। तो अब हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पे अगर एंटिटी पड़ी है तो उसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा इसके अंदर अगर आपने एक और चीज भी ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यूजर मॉडल। और इसमें आके अगर हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं एंटिटी, हम उसको बोल देते हैं कि ये वाली जो है वो है एडमिन। ठीक है कि ये जो साइन अप करने जा रहा है ये बंदा ये एडमिन है, ये सिंपल यूजर है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एडमिन के नाम से की जनरेट कर ली, और एडमिन का जो डाटा होगा वो क्या होगा, टाइप उसकी क्या होगी स्ट्रिंग होगी। तो इसमें आप उसको एक और चीज भी असाइन कर सकते हैं, डिफॉल्ट में हम उसे बोल देते हैं फॉल्स। एक एडमिन जनरेट करेंगे जिसकी टाइप क्या होगी स्ट्रिंग। एडमिन की टाइप स्ट्रिंग रखनी चाहिए या नहीं, नहीं सर, एडमिन क्या है, या तो है
या तो नहीं है, तो उसके लिए ट्रू फॉल्स की जरूरी तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, हम इसको क्या रखेंगे, इसकी टाइप रखेंगे बूलियन, इसमें ट्रू और फॉल्स आएगा। उसके बाद उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं कहता हूँ कि जो अभी साइन अप कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट एडमिन नहीं है, यानी जो भी इस राउंड से साइन अप करेगा वो बाय डिफॉल्ट एडमिन नहीं होगा। ये कब होगा, जब मैं पीछे से उसको एडमिन में ट्रू भेजूंगा तो उसको एडमिन ट्रू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये वाला ठीक है, तो अब हमने उसको यहाँ पे एडमिन ट्रू भेज दिया, यूजर मॉडल के अंदर एडमिन भी क्रिएट होगा। अब हम जब उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पे हमने उसको क्या भेज देना है, एडमिन भी भेज देना है, क्योंकि मैंने उसकी की जनरेट कर दी है अब यहाँ पे। अब आप इसको या तो ट्रू भेज दो या तो इसको फॉल्स भेज दो। अगर ये एडमिन है तो हम उसको कहते हैं कि ये जो आपने यहाँ पे साइन अप करना है, एडमिन के नाम से एक बंदा है जो इसको साइन अप करना चाहता है, उसकी जो ईमेल है वो भी क्या है, admin@gmail.com है, और उसके बाद पासवर्ड उसका है 123456, और एडमिन में हम उसको बोल देते हैं कि ये है ट्रू। ठीक है, एडमिन ट्रू है और पासवर्ड, ईमेल और उसका नेम यहाँ पे दे देते हैं। अब हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं और देखते हैं कि वो इसको जनरेट करवा पाता है या नहीं। अगर ये साइन अप हो जाता है तो इसका मतलब ये वाला जो यूजर है वो एज अ एडमिन साइन अप करेगा, और इसके अलावा अगर एडमिन में हम फॉल्स भेजेंगे तो बाकी सारे जो है वो, या फिर एडमिन अगर नहीं भी भेजेंगे तो वो वहां से बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू उठा के उसमें क्या कर दिया करेगा, फॉल्स ऐड कर दिया करेगा कि ये एडमिन नहीं है। तो अब यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट को सेंड कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे एडमिन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो वो यहाँ पे हमें ये क्यों बता रहा है, सर्वर दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, चला लेते हैं कहाँ। आपके ग्रुप में भी लिंक होगा आपको सीएम इंडेक्सिंग साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप लोग खुद भी उसको गूगल सर्च करके देखना चाहें करते हैं, उस पे कैंडिडेट एप्लीकेशन जमा करवा के मुझे इस ऑफिस में पेश कर दें, क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग ही फाइल होती है। आपके बैच में से 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि लास्ट में हायरिंग प्रोसीड, सो वी हैव 24 सीट्स। आपकी एप्लीकेशन से उसके ऊपर जमा करना सीएम इंटेंसिव प्लान, ठीक है। जी जी, क्या मसला है, कोर्स की डिटेल में इनसे लेके शेयर कर देता हूँ। कंप्लीट नहीं हुआ अभी किसी का, कर रहे हैं, प्रोसेस में ही है, लेकिन वो साथ साथ चल रहा है। चलिए मैं इनको बता दूँ क्यों नहीं आए, तो आनी भी नहीं है ना। अब मैंने बताया था उस दिन कि ये वाला जो कोड है ये आपको हाल इसका अब यही है कि YouTube से आपको देखना पड़ेगा। यही सर्वर ही बड़ा नोट दिया, सर्वर पढ़ रहे हैं।
लगे जो पिछले 3 ही पेज है तुम्हारा ऑलरेडी इसी तैयार है। देखते हैं क्या कहता है। क्योंकि हमने मैं टॉपिक इसमें बता ये दूं। कंडीशन लगा दी है इस तरह से, क्या हमने इसमें ये कंडीशन लगा दी ना कि अगर वो ईमेल नहीं है कंडीशन तो हमने बिल्कुल सही लगाई है। अरे जो फाइंड वन रहेगा तो मतलब एक ही समय टूट जा रहा है ये वाला। नहीं उसका कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे हम उसे बोल रहे हैं कि अवेट अवेट का इशू लग रहा है मुझे। वो डेटाबेस में पहले जाके चेक कर लेता है, वो वेट नहीं कर रहा, वहां पे वेट लगा ले सबके ऊपर। जहाँ पे पासवर्ड भी एडिट कर रहे हैं वहां पे भी वेट लगा दें, जहाँ पे डेटाबेस में कोई चीज चेक कर रहे हैं वहां पे भी वेट लगा दें। तो इनको रोक के चेक कर लें सारी चीजों को, कि इससे पहले वो डेटाबेस में जाए ही ना, चेक करे वहां पे, फिर वहां पे वेट करे, पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करे, फिर वहां पे वेट करे, फिर यूजर को क्रिएट करे, फिर वेट करे। मे बी ये वाला एरर रिजॉल्व हो जाएगा। यही एरर है, और तो मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है यहाँ पे। हाँ वेट का ही एरर है। जहाँ पे अवेट कहाँ कहाँ लगाया, अवेट का इशू था, वो क्या करता है, वो कहता है यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। तो वो इसको जब फाइंड करने जाता है ना तो वेट नहीं करता इस चीज का। हमने यहाँ पे वेट लगा दिया। उसके बाद जब पासवर्ड को साल्ट जनरेट किया है, बीक्रिप्ट को यूज किया, वहां पे भी रोका है उसको, वेट करो। जब तक इसका साल्ट का ये वाला जनरेट कर नहीं देता तब तक आगे नहीं जाना। उसके बाद फिर उसको जब तक वो पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट नहीं कर लेता तब तक आगे नहीं जाना। फिर उसके बाद जब यूजर मॉडल को हम क्रिएट करने लगे हैं, फिर हमने उसको वहां पे अवेट करवाया कि जब तक ये यूजर सेव नहीं करवा लेता तब भी इससे आगे नहीं जाना। तो ये 4-5 अवेट हमने उससे करवा लिए। अब वो सक्सेसफुली डाटा को एंटर करेगा, अब कोई इशू नहीं आएगा। डेटाबेस में साथ साथ देखते जाए, रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में भी जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यही एरर था और कोई एरर नहीं है।
अवेट को, ट्राई कैच को आपने मद्देनजर रखना है। ट्राई कैच और अवेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी इस कोड में कोई एरर नहीं है सिवाय अवेट के। क्या करता है वो फौरन से डेटाबेस में जाता है, चेक करता है, वापस आ जाता है। रिकॉर्ड मिला नहीं मिला उसको यहाँ पे वो यही ईमेल चला देता है। अब जब मैंने उसके ऊपर अवेट लगाया है ना, डाटा मेरा वही है। अब वो क्या करता है, जाता है, जब तक वो सारी डेटाबेस को रीड नहीं कर लेता, इधर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, वो इससे आगे नहीं बढ़ता। अगर ये वाला अवेट नहीं लगाते वो डेटाबेस में जाता है, फौरन से वापस आ जाता है। तो इसलिए हमने उसको जब भी कोई एक्सटर्नल रिक्वेस्ट है या कोई एक्सटर्नल फंक्शन है तब तक रोक के रखना है। अगर ये काम हो नहीं जाता इससे आगे ना जाओ। अब वो सारी डेटाबेस को जब तक चेक करके इसमें कोई वैल्यू नहीं डाल देता तब तक इस लाइन से आगे नहीं जाएगा। उसके बाद ये वाला फैसला होगा कि इसमें कोई यूजर रजिस्ट मिला है उसको या नहीं मिला। अगर मिला है तो वो ये चला देगा, अगर नहीं मिला तो वो एल्स में आ जाएगा। एल्स में आके भी यही काम है कि हमने यहाँ पे बी ग्रिप को बोला है कि जनरेट करो साल्ट को। मे बी साल्ट को जनरेट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए क्योंकि ये बी ग्रिप का अपना फंक्शन है। तो ये बी ग्रिप ने खुद अपनी इन्वायरमेंट में जाके इसको रन करना है। ये फंक्शन है ना, इसको मैंने कॉल करके 10 का आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो मे बी इसको भी कोई टाइम लग रहा हो, तो हमने इसको भी अवेट करवा दिया कि जब तक बी ग्रिप साल्ट जनरेट ना कर ले, यानी एक इंक्रिप्टेड स्टेटमेंट जनरेट ना कर ले, तब तक तुमने इस लाइन से आगे नहीं जाना। उसके बाद मैंने बोला है कि अवेट कर लो कि बीक्रिप्ट जब तक मेरे पासवर्ड को हैश ना कर ले, यानी मेरा पासवर्ड और वो स्टेटमेंट जो उसने क्रिएट किया, इन दोनों को मिक्स करके एक और अजीब सी स्टेटमेंट ना क्रिएट कर दे, तब तक तुमने आगे नहीं जाना, जो कि इस पासवर्ड में, हैश पासवर्ड में सेव करवा देगा। उसके बाद फिर मैं उसे बोल रहा हूँ कि यूजर मॉडल जो है जिसको सेव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने उसको कहा रोक दो कि जब रिक्वेस्ट डेटाबेस में जाए, आप यूं समझ लो कि जब भी रिक्वेस्ट डेटाबेस में भेजनी है ना आपने आपने उसको अवेट कर देना। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी है जिसको मैंने इंस्टॉल करके यूज किया है, ये भी कोई अपने इन्वायरमेंट में काम करेगा, तो इसके लिए भी हमने क्या कर दिया, अवेट। ऐसी चीजों के लिए आपने अवेट जरूर यूज करना है। अवेट का टाइम जो है वो मेंशनड नहीं होता, वो जब मतलब उनका फंक्शन, जैसे कि जनरेट साल्ट है, अब बीक्रिप्ट जो है ये रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे लेके जाएगा, वहां पे जनरेट साल्ट के नाम से फंक्शन बना होगा, वो चल जाएगा और वो कुछ रिटर्न करेगा। जब तक वो रिटर्न यहाँ पे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे से आगे नहीं जाएगा। तो 10 सेकंड लग जाए, 1 सेकंड, 5 मिली सेकंड, जितना भी लगे। Right. अभी अभी तो क्लास का टाइम था, क्लास में तो है। चले चले ठीक।